सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम व्याकरण का भाग। हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वाक्य। तो वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये जानकारी होना आवश्यक है कि जो वाक्य होते हैं, वाक्य का निर्माण हम कैसे करते हैं और इसमें क्या विशेषताएं होती है। तो सर्वप्रथम हमें वाक्य को समझने के लिए शब्दों को समझना पड़ेगा और शब्दों के लिए पहले हमें वर्ण को समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब तक कि हमारे पास में सही वर्णों से या सही वर्णों के योग से सही शब्द नहीं बनता, जब तक हमारा शब्द का सही क्रम नहीं चलेगा। तो हमें सर्वप्रथम ये जानकारी होना आवश्यक है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सार्थक है कि निरर्थक। इसलिए हमें वाक्य निर्माण में शब्दों का सार्थक समूह का होना अनिवार्य है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे कि मधुरिमा विद्यालय जाती है, तो अब मधुरिमा कहाँ जाती है? विद्यालय। तो ये हमारा क्या है? वाक्य का उपयुक्त क्रम। अर्थात कि पहले मधुरिमा पहले कर्ता, फिर विद्यालय कर्म, फिर जाना क्रिया। तो मधुरिमा कहाँ जाती है? विद्यालय। तो ये उसका उचित शब्द कर्म है। उसके बाद में पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद शुभम बाजार जाता है, प्राची ने पूजा की। तो इस प्रकार से ये वाक्यों का सही कर्म है, शब्दों का सही कर्म है। वाक्य की विशेषताएं। तो किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। अर्थात हम जब भी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य होती है। तो वाक्यों को अर्थात शब्दों को सही क्रम में लिखना ही वाक्यों का उचित व्यवस्थित रूप है। अर्थात कि जब भी हम शब्दों को लिखते हैं तो उनका कुछ न कुछ अर्थ हमारे सामने होना चाहिए। बिना अर्थ के कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं होता। सर्वप्रथम वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पूर्व में जानकारी दी कि शब्द का क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ अर्थ निकल कर आना चाहिए। जब तक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप उससे वाक्य निर्माण करने में अपने आप को असहज महसूस करेंगे। तो हमें शब्द को लिखना आना, पढ़ना आना चाहिए और उसके बारे में हमें जानकारी भी होना चाहिए कि जो शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे कि रमा दौड़ती है, तो रमा, जैसे रमा हमने नाम पढ़ा या जब हम रमा नाम लिखेंगे तो हमें ये जानकारी होगी कि जो ये नाम है वो एक लड़की का नाम है। और दौड़ती है तो रमा क्या काम कर रही है? दौड़ने का। तो ये दोनों, जैसे इन दोनों शब्दों में क्या हो रहा है, हमें इसका अर्थ निकल करके हमारे सामने आ रहा है और इस वाक्य का हमें अर्थ पता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। दूसरे नंबर पे आता है वाक्यों में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। अर्थात कि जो हम वाक्य लिख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? हर शब्द, जो शब्द हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं उनका आपस में मिलान होना चाहिए कि जो शब्द हमने वाक्य को पूर्ण करने के लिए लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल तो रहे हैं ना। अगर हमारे शब्द उस वाक्य की पूर्ति करने में अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारा अपूर्ण वाक्य होगा, वो निरर्थक वाक्य कहलाएगा। तीसरा, वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो हमने वाक्य लिखा है उसके अंदर अपनी उसको अर्थ को क्या करना चाहिए? अर्थ को अभिव्यक्त करने की, मतलब कि जो अर्थ हमें पूरी अच्छे तरीके से जो अर्थ उसका निकल कर के आए वो हमें समझ में आना
चाहिए। जैसे कि राकेश पुस्तक लेने बाजार जाता है, तो राकेश, तो हमें समझ में आता है ना कि राकेश पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक लेने के लिए बाजार में जाता है। तो ये इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, वाक्य में पूर्ण अर्थ का अभिव्यक्त करने की क्षमता है। चौथा नंबर, वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए कि किस शब्द के बाद में कौन सा शब्द आएगा, कहाँ पर क्रिया होगी, कहाँ पे कर्ता होगा, कहाँ पे कर्म होगा, ये जानकारी हमें होना चाहिए। और सामान्यतः हिंदी में वाक्यों को पूर्ण करने के लिए हमें कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया, इन चारों शब्दों का, चारों पदों का व्यवस्थित क्रम होना अनिवार्य। जब तक अगर इस प्रकार से चारों पदों का व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो वो हमारा वाक्य अपूर्ण होगा। जैसे सुमन पत्र लिखती है, तो इसमें कर्ता कौन है, सुमन। कर्म क्या है इसमें, पत्र है ना, और क्रिया क्या है इसमें, लिखती है। तो सुमन पत्र लिखती है, तो ये क्या है, कर्ता और कर्म के पूरक है। तो इसलिए इसको हमें समझ में आ रहा है कि सुमन क्या काम कर रही है, पत्र लिखने का काम कर रही है। प्रसून्न परिवार के लिए सब्जियां लाता है, तो प्रसून्न क्या काम कर रहा है, परिवार के लिए सब्जियां लाने का। तो प्रसून्न क्या हो गया, कर्ता, सब्जियां क्या हो गई, कर्म, और क्रिया क्या हो गई, लाना, और पूरक परिवार के लिए। तो प्रसून्न परिवार के लिए सब्जियां लाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक पदों, मतलब वाक्य के पदों का निश्चित कर्म है। पांचवा, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उनमें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित तो है ना, हमें इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात कर्म। तो इसमें होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि कोयल मधुर गाती है, तो कौन गाती है मधुर, कोयल, तो कोयल क्या है हमारा उद्देश्य। शिवांग चित्र बनाता है, शिवांग क्या है, उद्देश्य। रमा खाना पकाती है, रमा क्या है, उद्देश्य। प्राची विद्यालय जाती है, तो प्राची क्या है, उद्देश्य। उपयुक्त वाक्यों में कोयल, शिवांग, रमा तथा प्राची के बारे में कुछ बताया गया है और ये सब हमारे वाक्य के उद्देश्य हैं। इसके बाद में आता है हमारा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं कि जो उद्देश्य कर रहा है, अर्थात उद्देश्य क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, तो वो हमारा विधेय होता है। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो तारे क्या है, उद्देश्य। आसमान में चमक रहे हैं, वो क्या है, विधेय। सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज क्या है हमारा उद्देश्य। पूरब में निकलना विधेय। चांद छिप गया, चांद क्या है, उद्देश्य। छिप गया है, विधेय। बादल गिर आए हैं, बादल उद्देश्य, गिर आए हैं विधेय। उपयुक्त वाक्यों में आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला, छिप गया तथा गिर आए, ये क्या है, अपने उद्देश्य